जैसा कि हमने हेल मेकर के 16 एपिसोड में देखा था कि स्ट्रीमर मेंशन से बाहर जा रहा होता है, तभी एक पुलिस वाला स्ट्रीमर को कार ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें वो कार तुम्हारे घर पे आराम से छोड़ देगी, तो तुम वहाँ पे उस कार में जाके बैठ जाओ। तभी वो स्ट्रीमर भी मान जाता है और उस कार में जाके बैठ जाता है। तभी उस कार में जो पुलिसमैन बैठा होता है वो उससे पूछता है एड्रेस के बारे में। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर उसे सारा एड्रेस बता देता है। इसी के साथ स्टार्ट होता है हमारा हेल मेकर का एपिसोड 17। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो पुलिसमैन ने स्ट्रीमर से उसका एड्रेस पूछा था। उसके बाद वो पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं आराम से तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद ही जैसे जैसे वो स्ट्रीमर उसको देखता है पुलिसमैन को, तो उसे याद आता है ये तो वही डिटेक्टिव है जिसके बारे में बिजनेसमैन ने उसे बताया था। ये तो बिजनेसमैन की टीम में भी था और ये भी एक हेल्प क्रिएटर है। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर नोटिस करता है कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये तो मुझे शहर के बाहर लेके जा रहा है। तभी स्ट्रीमर उसे बोलता है कि मेरा घर यहाँ पे नहीं है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद भी डिटेक्टिव रिस्पॉन्ड नहीं करता और यहाँ पे ये कार ज्यादा स्पीड में नहीं चल रही होती। तभी स्ट्रीमर सोचता है कि मैं ये गेट खोल के बाहर कूद जाऊंगा। जैसे वो गेट खोलने की कोशिश करता है तो वो गेट तो खुलता ही नहीं है क्योंकि वो तो लॉक्ड होता है। तभी डिटेक्टिव उसे बताता है, अरे बुद्धू, और ये एक पुलिस कार है, यहाँ पे सारे डोर्स लॉक होते हैं और तुम बाहर जाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम नहीं जा सकते, तुम शांत होकर बैठो। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर डिटेक्टिव को धमकी देता है, अगर तुमने कार नहीं रोकी और मुझे बाहर नहीं जाने दिया तो मैं अभी इसी वक्त अपनी चाबी को एक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हें सीधा नरक में भेज दूंगा। तभी डिटेक्टिव उसे कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पागल बना रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी चाबी एक्टिवेट होएगी ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर लेकर आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर में आता तब तुम चाबी एक्टिवेट कर सकते थे और यहाँ पे तुम्हारी चाबी एक्टिवेट नहीं होगी। और अगर अब तुमने कुछ करने की कोशिश की तो ये देखो मेरी हेल की चाबी, अगर तुमने कुछ भी किया अब तो मैं सीधा तुम्हें अपने हेल में भेज दूंगा, नहीं तो बिल्कुल चुप होके बैठो। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव एक होटल के पास पहुंचता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं विक्रम को, जो कि वहाँ पे खड़ा होकर डिटेक्टिव का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो बताता है डिटेक्टिव को कि मैंने कैब वाले को ज्यादा पैसे दिए ताकि वो मुझे जल्दी से यहाँ पे लेकर आ सके, इसीलिए मैं तुमसे पहले ही यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद डिटेक्टिव विक्रम को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। और जैसे ही वो कार का गेट खोलता है तो वहाँ पे स्ट्रीमर आ जाता है और वो नीचे लेट जाता है और रोने लग जाता है और वो कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो बस सरवाइव करने के लिए गलत साइड चूज कर ली, इसीलिए मुझे माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, जो तुम मुझे कहोगे मैं वो मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज ना ही मुझे मारना और ना ही मुझे नरक में भेजना प्लीज। उसके बाद स्ट्रीमर एक बात एब्जॉर्ब करता है क्योंकि जैसा कि बिजनेसमैन ने स्ट्रीमर को बताया था, यहाँ पे विक्रम डिटेक्टिव की साइड किक होता है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ऑपोजिट ही होता है। यहाँ पे तो जो विक्रम कह रहा होता है वो डिटेक्टिव कर रहा होता है, मतलब उसकी बात मान रहा होता है। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर को पता लगता है कि विक्रम ने बिजनेसमैन को नरक में भेज दिया है। यही रीजन था कि स्ट्रीमर बिजनेसमैन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद यहाँ पे विक्रम स्ट्रीमर से पूछता है, अच्छा तुम ही मुझे बताओ कि अब मैं तुम्हारा क्या करूँ। तभी स्ट्रीमर विक्रम से कहता है कि देखो, तुम मुझे मारना मत और मुझे छोड़ दो, जैसा तुम मुझे कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तभी विक्रम कहता है, अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रूफ करके दिखाना होगा कि तुम कुछ कर भी सकते हो कि नहीं। तभी वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इसका जो हेल है वो काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि हम इसके हेल को एज ए डिफेंस यूज कर सकते हैं और उसे ना यूज करना तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। यहाँ पे तो ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की तरह था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीमर की टेरिटरी में अगर कोई भी आता है तो वो तो जरूर से मारा ही जाएगा। और यहाँ पर तो उसके पास एक और काफी कमाल की एबिलिटी होती है जो कि है उसका डेविल जिंकी जॉनी, क्योंकि यहाँ पे उसका डेविल किसी का भी फेस ले सकता है और अपने आप को क्लोन कर सकता है। यहाँ पे विक्रम को ये पता था अगर वो इसका यूज करेगा तो यहाँ पे वो किसी को भी डिसीव कर सकता है। भाई यहाँ पे तो विक्रम अपनी चाल चलता है, मैं तो अपना काम निकलवा के उसके बाद लास्ट में मैं इसे ठिकाने लगा ही दूंगा। यहाँ पे स्ट्रीमर पूरी तरह से गुलाम बन चुका होता है विक्रम का। तभी हम देखते हैं मेंशन के पास एक बिल्डिंग से एक डेविल खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे लगता है कि यहाँ पे पुलिस आ ही चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो ही चुका है। तभी हम देखते हैं उसके पास ही में एक गर्ल बैठी होती है, उसका नाम होता है जेन। तभी वो डेविल उस गर्ल से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। तभी वो गर्ल डेविल को बताती है कि यहाँ पे बिजनेसमैन हार चुका है।
तभी यहाँ पे वो डेविल हैरान होता है और कहते क्या, वो तो वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल था, तो वो कैसे हार गया, आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता। तभी वो गर्ल बताती है अगर यहाँ पे विक्रम हारा होता और बिजनेसमैन जीता होता तो यहाँ पे वो पुलिस वालों को अपनी मेंशन में आने ही नहीं देता, क्योंकि वो अपनी इमेज को कभी भी डाउन नहीं करता इन पुलिस वालों के आगे। और अगर वो जिंदा होता और पुलिस वाले आते तो उसके सामने काफी सारे सवाल खड़े हो जाते और जिसके कारण पुलिस वाले उसे जेल में भी लेके जा सकते थे, लेकिन वो जेल में जाने से पहले ही नरक में जा चुका है। तभी वो डेविल कहता है इसका मतलब तो वो सारे गुंडे जीत गए क्यों, है ना। तभी जेन कहती है कि मैं इसके लिए तो श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अगर गुंडे जिंदा होते तो वो पुलिस वाले के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाते ना। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन भी है जो कि जीत गया है और ये दोनों हार चुके हैं। ये बात सुनने के बाद तो वो डेविल काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है चलो फाइनली हमारा टारगेट अब वो थर्ड पर्सन है, अब हम उसे मिलकर नरक में भेज देंगे। इसका मतलब यहाँ पे उन दोनों की लिस्ट में तो अब विक्रम होता है, यानी कि वो दोनों विक्रम को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्किटेक्ट को अपने बेड पे कंबल ओढ़ के लेटा होता है और ये सब कुछ देख के उसका डेविल कहता है कब तक तुम बस ऐसे ही लेटे रहोगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी ही हार जाएंगे। तभी यहाँ पे आर्किटेक्ट उठता है और कहता है यहाँ पे जो भी आता है मेरे ऊपर ऑर्डर्स चलाने लग जाता है और यहाँ तक कि मेरी फिंगर्स तो देखो सारी टूट चुकी हैं और मैं तो एक इंसान की तरह लगता ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा और ना ही मुझे अब कुछ करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ घर में रहना चाहता हूँ, घर पे ही बैठ के खाना ऑर्डर करूंगा और खाऊंगा बस, और इसी बिस्तर में लेटा रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें नरक में भेजने के लिए था। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे ये सारी गेम खेली भी जाएंगी तो मैं कभी भी तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता ही नहीं। ये सारी बातें सुन के तो उसका डेविल काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो कहता है यार मैंने कहाँ से इस लूजर को चूज कर लिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है और आर्किटेक्ट कहता है मुझे लगता है कि मेरा खाना आ गया है जो मैंने ऑर्डर किया था। तभी वो अपनी बेड से उठता है और जोर से बोलता है कि वहीं पर ऑर्डर रख दो। उसके बाद वो काफी धीरे धीरे आराम से उस डोर के पास जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है जो उसने ऑर्डर किया था खाना वही आया है। लेकिन यहाँ पे जैसे वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पे तो एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके साथ एक डेविल भी होता है। उसके बाद क्या हुआ होगा ये आप लोग गेस करो और मुझे कमेंट में बताओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यूज में, वहाँ पे तो बस एक ही न्यूज चल रही होती है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक लापता है। यहाँ पे बिजनेसमैन के नरक में जाने के बाद और विला में पूरे इंसिडेंट के बाद ये डेडली गेम थोड़ी सी इजी हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव को जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और वो तो अपने पुलिस केसेस सॉल्व कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिया को जो कि नॉर्मल डेज की तरह ही अपना काम कर रही होती है और वो 10 साल का बच्चा जो कि रेगुलर स्कूल जा रहा होता है। और यहाँ पे तो विक्रम घर पे स्ट्रीमर के साथ आराम से गेम खेल रहा होता है और वो व्हील चेयर वाली गर्ल जो कि अपना सारा काम अच्छे से निपटा रही होती है। और यहाँ पे तो जेन रेस्ट कर रही होती है और ज्यादा कुछ नहीं करती। यहाँ पे तो बिजनेसमैन के जाने के बाद तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही हो गया है, क्योंकि उसके जाने के बाद ना ही यहाँ पे कोई लड़ रहा है, ना ही फाइट कर रहा है, ना ही कोई किसी को मार रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। वैसे तो यहाँ पे काफी सारे क्रिएटर्स नरक में जा चुके हैं और यहाँ पे धीरे धीरे सभी को समझ आने लग जाता है कि ये गेम कैसे खेलते हैं, इसमें क्या रूल्स हैं। इसीलिए ये गेम पूरी तरह से काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका है लूसीफर के लिए। वो यहाँ पे सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, देखता है, समझता है और कहता है यार ये तो काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका है, कोई यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा, कोई एफर्ट्स लगा ही नहीं रहा, कोई फाइट ही नहीं कर रहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी यहाँ पे लूसीफर का मिडिल रैंक डीमन लूसीफर से पूछता है कि क्या आप बोर हो रहे हैं। तभी यहाँ पे लूसीफर बोलता है 700 साल पहले मैंने एक डेडली गेम में पार्टिसिपेट किया था और तब तो हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता था, और यहाँ पे इन्हें देखो ये तो एकदम काम होके बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, बिल्कुल फ्री बैठे हैं। और जब मैं डेडली गेम खेलता था तब तो हम बस यही सोचते थे कि नेक्स्ट डीमन कौन सा आने वाला है और हमने उसे कैसे मारना है और कैसे बचाना है अपने आप को, यही सब कुछ सोचते रहते थे और तो और टाइम का पता ही नहीं लगता था। तभी यहाँ पे लूसीफर का डीमन उसे बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पे हम रूल्स को चेंज कर देते हैं,
थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन चेंज करते हैं, ताकि यहाँ पे सभी लोग अलर्ट हो जाएं और जानने की कोशिश करें कि ये नए रूल्स क्या हैं। तभी यहाँ पे उसका डीमन बोलता है कि यहाँ पे इस गेम को जिसने बहुत ही ज्यादा स्लो कर दिया है, क्यों ना उसे ही बुलाया जाए। आगे जानने के लिए लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।